हाँ जी, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम तहसील से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल एस आरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे अपने क्लास 10th के मैथमेटिक्स की, जिसके अंदर अपन प्रमेय नंबर 1.3 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि पिछला जो चैप्टर 1.1 मैंने समझाने का प्रयास किया है वो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर दोस्तों पिछली क्लासेस नहीं देखी आपने तो जाकर उनको जरूर देखें और कैसी लगती है कमेंट और शेयर जरूर कर देना। प्रमेय 1.3 लिखी हुई है आपके सामने। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 जो है एक एक अपरिमेय संख्या है। हालांकि मैं बता दूं सबसे पहले इस टाइप का जो सवाल होगा 1.2 जो अपना चैप्टर होगा अपरिमेय संख्याओं पर आधारित, वो पूरा समझने लायक नहीं होगा। आधा रटना भी है उसको और आधा क्या करना आपको समझना भी है। जैसे मैं बता दूं, एक बार आप पूरा प्रोसेस देखिए इस सवाल का, आपको इस सवाल को कैसे करना है और कैसे समझना है, कहां पर समझना है, कहां पर रटना है, मैं पूरा समझाने वाला हूं। तो आपको पूरा वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो को पूरा देखना, क्लास पूरी देखनी है। ठीक है। आधा समझना है और आधा आपको इस सवाल को रटना है। और जरूर अधिकतर इस टाइप का सवाल जो परीक्षा में पूछा जाता है। कैसे सॉल्व करते हैं देखना ध्यान से। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बता दूं कि अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं, जिसे p बटेवा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे क्या बोलता है, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब आपको क्या करना है, हम उल्टा मानेंगे। यह सवाल कह रहा है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। हम कहेंगे कि ये अपरिमेय संख्या न होकर क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है ये, परिमेय संख्या है। और हम लास्ट में सॉल्व करते जाएंगे, फिर कहेंगे कि हम हमारे से गलती हो गई और हमने जो पूर्व माना वो सारा गलत है, अतः ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। थोड़ा सा प्रोसेस आपको दिमाग में रखना। ठीक है। अब देखना ध्यान से, अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम मानेंगे माना कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हम मान रहे उल्टा, इसने कहा भाई इसको अपरिमेय सिद्ध करो, हम मान रहे कि ये क्या है, √3 एक परिमेय संख्या। ऐसा इसलिए मान रहे क्योंकि लास्ट में प्रूफ कर देंगे कि हमने जो माना वो सारा गलत था और हमने क्या माना, परिमेय, और ये गलत है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। थोड़ा सा रटना भी और थोड़ा सा समझना भी आपको। ठीक है, ध्यान से देखना, कॉम्बिनेशन दोनों का होना चाहिए भाई। √3 एक परिमेय संख्या है। अब आप मुझे ये बताइए कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, एक ऐसी संख्या जिसे p बटेवा q के रूप में लिखा जा सकता है। जिसे p बटेवा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। हमने इसको परिमेय संख्या माना, इसका मतलब अतः √3 को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, p बटेवा q के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि परिमेय की परिभाषा क्या कहती है, वह संख्या जिसे p बटेवा q के रूप में लिखा जा सकता है वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। हमने परिमेय माना, इसका मतलब इसको √3 को p बाई q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां पर हम मानेंगे ये होता है जहां उल्टा है, जहां p व q क्या मानेंगे हम, सह अभाज्य पूर्णांक। क्या मान लेंगे माय डियर, सह अभाज्य पूर्णांक। सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या होगा, p और q जो है ना, इन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अगर इसका हम HCF निकाले तो आंसर क्या आएगा सदैव, 1 आएगा। ठीक है, दोनों में कोई गुणनखंड सेम नहीं होगा। पूरा पढ़ते एक बार, आप शांति बनाए रखें। लिख लिया, बटे वाले q को इधर भेज देते हैं, √3 q बराबर में क्या बच गया, p। पूरे को उल्टा कर देते हैं तो p बराबर √3 और क्या आ गया, q आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है भाई, नहीं है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इस अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर ये कर दिया भाई वर्ग, इधर p का स्क्वायर बराबर √3 q का स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग कर दिया। ध्यान से समझिएगा, p का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, फिर बराबर √3 का स्क्वायर। ध्यान रखना, √3 का स्क्वायर मतलब इस स्क्वायर से इसका रूट कटेगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। और q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या भाई, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। पूरा समझो सवाल, फिर बात करेंगे कि आपको कहां दिक्कत है। ठीक है, और कहां पर आपको रटना है और कहां पर समझना है, ये पूरा प्रोसेस मैं बताने वाला। p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, समीकरण 1 हो गई। अब मुझे ये बताओ, इसके गुणा में 3 है, इसके गुणा में 3 है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा और इसमें 3 का भाग जाएगा। और ये मान किसका है, पी स्क्वायर का। इसका मतलब पी स्क्वायर के मान में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब पी स्क्वायर में 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, पी स्क्वायर में 3 का भाग जाएगा। और सदैव ध्यान रखना आपको, किसी संख्या के स्क्वायर में किसी संख्या का भाग जाता है तो उसके बिना स्क्वायर में भी हमेशा उस संख्या का भाग जाएगा। कैसे देखना, ये तो समझ में आ गया ना आपको कि पी स्क्वायर का मान 3q स्क्वायर है।
इसका मतलब इसमें किसका भाग जाएगा, 3 का। तो पी स्क्वायर में भी किसका भाग जाएगा, 3 का। यहां तक आ गया समझ में? तो हम लिखेंगे, देखना ध्यान से, पी स्क्वायर का 3 एक क्या है, गुणनखंड है। उल्टा लिख दिया मैंने, थोड़ा सा इसको, 3 जो है, 3 पी स्क्वायर का एक गुणनखंड है। अगर कोई संख्या किसी के स्क्वायर का गुणनखंड हो तो अतः 3 जो है उसके बिना स्क्वायर यानी ओनली पी का भी एक गुणनखंड होगा, का एक गुणनखंड है या गुणनखंड होगा। ऐसा क्यों? किसी के स्क्वायर का गुणनखंड है तो विदाउट स्क्वायर का भी क्या होगा, हमेशा गुणनखंड होगा। जैसा कि मैं बात करूं, ये 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर का गुणनखंड एक 5 है, तो 5 के स्क्वायर को हटा दो तो केवल 5 का भी तो 5 है, गुणनखंड है या नहीं है भाई, सेम मिल रहा है। ठीक है, गुणनखंड होने का मतलब उसमें भाग जाएगा, तो भाग तो बिल्कुल जाएगा भाई। 3 क्यू स्क्वायर है, पी स्क्वायर का मान 3 क्यू स्क्वायर, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा, इसमें 3 का भाग जा रहा है, मतलब पी स्क्वायर का मान ये है, तो इस पी स्क्वायर में भी 3 का भाग जाएगा। और अगर पी स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब पी स्क्वायर का 3 एक क्या है, गुणनखंड है। और स्क्वायर का गुणनखंड है तो बिना स्क्वायर का भी हमेशा गुणनखंड होगा। ठीक है, यहां तक आया समझ में? ये था समझने का प्रोसेस। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा ना। चलिए आगे बढ़े भाई। हाँ, यहां तक तो हो गया भाई। अब अपन क्या करेंगे, माना कि पुनः माना कि Q बराबर मान लेते हैं 3C। Q बराबर क्या मान लेते हैं, 3C मान लेते हैं। P बराबर 3C, P बराबर मान लेते हैं 3C मान लेते हैं, फिर कहेंगे इसका भी एक स्क्वायर का गुणनखंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि प्रोसेस तो आप यहां पर यही है, b बराबर b बटेवा a, b बटेवा q, बी स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर। चलो ठीक है, यहां तक आया समझ में। अब आपको क्या करना है, माना कि c कोई पूर्णांक है। अब ये चीज आपको याद रखनी है यहां पर कि माना कि c कोई पूर्णांक है तो p बराबर 3c आपको मानना है। 3 कैसे आया, √3 चल रहा था इसलिए वहां पर क्या आया, 3 आया, और p ये वाला p, ठीक है, और c नया पूर्णांक हो गया। अब दोनों तरफ वापस क्या करेंगे, वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो इधर p का स्क्वायर, इधर 3c का स्क्वायर। p का स्क्वायर क्या होगा, देखो ध्यान से, p स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और c का स्क्वायर 9c स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ, p स्क्वायर का मान समीकरण 1 से रख सकते हैं? p स्क्वायर का मान क्या है, 3q स्क्वायर है या नहीं है, 3q स्क्वायर। तो इस p स्क्वायर की जगह समीकरण 1 से p स्क्वायर का मान, पी स्क्वायर की जगह लिख देते हैं 3q स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर। ये देखो 3 से ये कटेगा 9, तो q स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 3c स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा, मुझे ये बताओ भाई। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई, तो जरा देखो, ये और वो इक्वेशन सेम मिल रही है, केवल q और c और p और q आगे पीछे हो गए, उल्टे हो गए, नए आ गए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा, पी स्क्वायर का मान 3q स्क्वायर है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा, तो पी स्क्वायर में भी 3 का भाग जाएगा, और पी स्क्वायर में 3 का भाग जाएगा, इसका मतलब पी स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या है, 3 है। पी स्क्वायर का एक गुणनखंड 3 है, तो इधर क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या होगा, 3 होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 आ रहा है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा, और इसमें 3 का भाग जा रहा है तो क्यू स्क्वायर में भी जाएगा, क्योंकि क्यू स्क्वायर का मान ही तो ये है। तो इसमें क्यू स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या होगा, 3 होगा। तो हम लिखेंगे 3 क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड है। और अगर स्क्वायर का गुणनखंड है तो मैंने बताया था आपको, अतः वह बिना स्क्वायर यानी केवल क्यू का भी एक गुणनखंड हो। ठीक है भाई, यानी कि 3 जो है
P का भी गुणनखंड है और 3 Q का भी गुणनखंड, दोनों का ही गुणनखंड लिखेंगे अपन। अतः 3P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब समझ गए ना भाई, दोनों में है, यानी कि P का भी गुणनखंड है और 3 Q का भी एक क्या है, गुणनखंड है। यहां तक भाई आया समझ में? आप सभी को आ चुका है समझ में? थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं अपन, पीछे खिसका लेते हैं, सवाल के आने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। कंप्लीट मामला यहां तक। चलिए, ये हो गया 3 जो है P का भी गुणनखंड है और Q का भी गुणनखंड, जबकि हमने यहां पर क्या माना, याद करो, P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है, इसका मतलब दोनों में कोई सेम गुणनखंड नहीं होगा। जबकि यहां देखो P का भी 3 गुणनखंड है और Q का भी 3 गुणनखंड है, जबकि यहां का सह अभाज्य पूर्णांक मतलब दोनों में कोई सेम गुणनखंड नहीं होगा। और सिद्ध किया हमने तो P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, दोनों का सेम गुणनखंड 3 हो गया, यानी P का भी 3 गुणनखंड है और Q का भी 3 गुणनखंड। जबकि हमने माना था कि सह अभाज्य मतलब दोनों में सेम गुणनखंड होगा ही नहीं, तो इसका मतलब दोनों में सेम गुणनखंड हो गया। इसका मतलब हमने जो स्टार्टिंग में माना वो क्या है, गलत है। और गलत है इसका मतलब ये परिमेय संख्या न होकर कौन सी संख्या है ये भाई, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ध्यान से देखना। बाकी की लाइन अपन यहां पर लिखेंगे फिर। अतः हमारी पूर्व परिकल्पना गलत है और मान लेते हैं अतः हमारी पूर्व परिकल्पना गलत है। अतः हमारी पूर्व परिकल्पना गलत है और हमने जो पूर्व माना उसका विरोधाभास होता है। हमने जो पूर्व में माना उसका विरोधाभास यानी कि गलत होता है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या। हाँ, इज दैट क्लियर? यहां तक मामला, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए आप। ये पूरा सवाल है जो आपको ऐसे अगर समझ में नहीं आता है तो रटना है, और समझ में आ जाता है वैसे तो आपको बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये सवाल जरूर पूछा जाता है। अब इसको सॉल्व कैसे करना, जैसे कि इसको अपन ने समझ लिया, अब इसकी जगह सवाल चेंज कर दूं मैं। जैसे अगला जो इसका उदाहरण है ना, उदाहरण नंबर 5वां, उसको इसकी जगह मैं ट्रांसफर कर देता हूं। कैसे देखना, सिद्ध कीजिए कि √5 रटने का इसलिए कहा मैंने, ध्यान से देखना। अगर समझ में आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और समझ में नहीं आता तो फिर रटना कैसे है वो मैं बता देता हूं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 की जगह क्या आ गया, √5 आ गया। तो जहां जहां पर 3 चलेगा ना, वहां वहां पर आपको क्या रखना है, 5 रखना है। जैसे कि देखना, माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, फिर 3 की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस 3 की जगह भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस 3 की जगह भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, 5, और यहां पर भी 5। तो यहां पर भी क्या आएगा भाई, 5 आ जाएगा। यहां पर भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? रटने का मतलब समझोगे ना, केवल संख्या चेंज करनी है। आगे बढ़ते हैं फिर। यहां पर भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहां पर भी क्या आ जाएगा, 5। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 3 का स्क्वायर 9 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा ऑब्वियसली। यहां पर 3 की जगह क्या है, 5, तो 9 किसका स्क्वायर था, 3 का, तो 5 किसका, 25। और यहां पर भी क्या आ जाएगा, 5। तो यहां पर भी क्या आएगा भाई, 5। और यहां पर भी क्या आ जाएगा, 5। तो यहां पर भी क्या लिखना है, 5। तो यहां पर भी क्या लिखना है आपको, 5 लिखना है। तो कोई दिक्कत है क्या भाई, आप समझ सकते हो। रटने का मतलब ये था मेरा कि आपको ऐसे सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये था अपना प्रमेय 1.3 भी कंप्लीट हो चुका है, और इसका जो उदाहरण नंबर है, उदाहरण नंबर 5, वो भी मैंने इस सवाल के अंदर कंप्लीट करवा दिया है। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा समझना भी है और थोड़ा सा आपको यहां पर क्या करना है, इसको रटना भी है। ठीक है,
सारे सवाल सिंपल नहीं होते और सारे सवाल हार्ड नहीं होते हैं। उदाहरण नंबर 5वां हो चुका है। इसके बाद में अगली जो क्लास रहेगी उसके अंदर अपन उदाहरण नंबर 6 और उदाहरण नंबर 7 समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि थोड़ा सा मैंने इसको बाद में पढ़ा था, पर एक बार स्टार्टिंग में आप पढ़ लोगे इस सवाल को, इस टाइप के सवाल को, तो वापस रिवीजन भी कर पाओगे, तो अच्छे से तैयार इसको कर सकते हो। और परीक्षा में अक्सर ये सवाल पूछे भी जाते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली नई क्लास के अंदर। सभी प्यारे मित्रों को धन्यवाद और सीताराम। और क्लास को शेयर नहीं किया है तो क्लास को शेयर कर देवे, और चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देवे, और पुरानी जितनी भी क्लासेस डाल रखी है मैंने अभी हाल ही नए सेशन की, वो जाकर जरूर देखें। क्लास 8th की भी मिलेगी आपको, क्लास 9th की भी मिलेगी, और क्लास 10th की भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और अगर टाइम मिलेगा तो अपन 11th और 12th की भी यहाँ पर डालने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नई क्लास के अंदर। जय